नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 यानी दहेज निषेध अधिनियम 1961 की। ये एक बहुत ही ज़रूरी कानून है जो भारत में दहेज जैसी प्रथा को रोकने के लिए बनाया गया था। तो चलिए इसके एक एक पहलू को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल उठता ही यही है कि आखिर कानून की नज़र में ये दहेज है क्या, और इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए हमारे कानून में क्या-क्या इंतजाम किए गए हैं। आइए इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कानून दहेज शब्द को परिभाषित कैसे करता है। मतलब क्या चीज़ दहेज है और क्या नहीं। कानून के हिसाब से दहेज का मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी या कीमती चीज़ जो शादी में एक पक्ष दूसरे पक्ष को देता है या फिर देने का वादा भी करता है। और हाँ, ये लेन देन सीधे सीधे हों या किसी के जरिए, और शादी से पहले, शादी के दौरान या शादी के बाद भी, ये सब दहेज ही माना जाएगा। अब यहाँ एक शब्द आया है, मूल्यवान प्रतिभूति या वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ पैसा है या सोना चांदी है? नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा है। इसमें कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट शामिल है जो आपका कोई कानूनी हक बनाता हो, किसी और को देता हो या कम करता हो। सोचिए, जैसे जमीन के कागजात। अच्छा, तो ये लेन देन होता किसके बीच में है? कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ दूल्हा दुल्हन तक ही सीमित नहीं है। शादी में किसी भी एक तरफ के माता पिता या कोई भी दूसरा इंसान दूसरी तरफ के माता पिता या किसी और को कुछ भी देता या लेता है तो वो भी दहेज के दायरे में आता है। परिभाषा तो समझ ली। अब जरा सीधे इस कानून और इसके नियमों पर आते हैं कि ये कब बना और कहाँ-कहाँ लागू होता है। ये जो कानून है ना, ये आज़ाद भारत के शुरुआती और सबसे ज़रूरी सामाजिक सुधारों में से एक है। इसे संसद में 20 मई 1961 को पास किया और फिर फटाफट कुछ ही हफ्तों में 1 जुलाई 1961 से पूरे देश में लागू भी कर दिया गया। तो ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की शुरुआत थी। और एक बात जो जानना बहुत ज़रूरी है, ये कानून किसी एक दो राज्य के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत पर लागू होता है। मतलब कोई भी इसके दायरे से बाहर नहीं है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। अगर कोई ये कानून तोड़ता है तो सजा क्या है? देखिए, कानून इस मामले में जरा भी नरमी नहीं बरतता। अगर दहेज देने या लेने का जुर्म साबित हो गया तो दोषी को कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है। ये सजा अपने आप में इस जुर्म की गंभीरता को दिखाती है। और बात सिर्फ जेल पर ही खत्म नहीं होती, इसके साथ साथ जुर्माना भी है। कम से कम 15,000 रुपए या फिर दहेज में दी गई चीजों की जो भी कीमत थी, इन दोनों में से जो भी रकम ज्यादा होगी उतना जुर्माना देना पड़ेगा। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सिर्फ दहेज लेना देना ही गुनाह नहीं है, बल्कि दहेज मांगना भी अपने आप में एक जुर्म है और इसके लिए भी सजा है। कम से कम 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल और साथ ही 10,000 रुपए तक का जुर्माना। अब हम इस कानून के सबसे गंभीर पहलू पर आते हैं, दहेज मृत्यु या डाउरी डेथ। ये तब माना जाता है जब किसी महिला की शादी के 7 साल के अंदर जलने से, चोट लगने से या किसी भी शक वाली हालत में मौत हो जाए और ये साबित हो जाए कि मौत से ठीक पहले उसे दहेज के लिए तंग किया जा रहा था या उसके साथ क्रूरता हो रही थी। अच्छा, तो क्या शादी में होने वाला हर लेन देन या हर तोहफा दहेज माना जाएगा? जवाब है नहीं। चलिए देखते हैं कि कानून किन चीजों को इस परिभाषा से बाहर रखता है। एक सवाल जो अक्सर उठता है वो है मेहर को लेकर। तो कानून यहाँ बिल्कुल साफ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो मेहर की रकम दुल्हन को दी जाती है वो दहेज नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि दहेज एक मांग होती है, जबकि मेहर दुल्हन का एक हक है। और ये समझना बहुत जरूरी है। अगर शादी में अपनी मर्जी से, बिना किसी के मांगे कोई तोहफा दिया जाता है तो वो दहेज के दायरे में नहीं आएगा। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है बिना किसी मांग के। ठीक है, कानून तो बना दिया गया, पर सवाल ये है कि इसे जमीन पर लागू कैसे किया जाता है। चलिए अब इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। तो ऐसे मामलों की सुनवाई कौन करता है? ये केस जाते हैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। और वो इस पर एक्शन कैसे लेते हैं? या तो उन्हें अपनी जानकारी के आधार पर पता चले या फिर पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर। इस कानून को लागू करने में एक बहुत ही अहम अधिकारी होते हैं, दहेज निषेध अधिकारी या डीपीओ। इनका काम क्या है? पहला,
ये देखना कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं। दूसरा, दहेज के लेन देन को रोकना। और तीसरा, दोषियों के खिलाफ केस चलाने के लिए सबूत इकट्ठा करना। अब ये बात इस कानून को और भी ज्यादा सख्त बना देती है। इसके तहत आने वाले सारे अपराध संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल और गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल होते हैं। आसान भाषा में समझें तो संज्ञेय का मतलब है पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और गैर जमानती का मतलब है कि जमानत मिलना कोई हक नहीं होता। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट का यह एक फैसला देखिए जो इस कानून की आत्मा को बताता है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है, जहां दहेज की लगातार मांग हो वहां हर मांग एक अपराध है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बार बार दहेज मांग रहा है तो हर बार की मांग एक नया और अलग जुर्म है। ये पीड़ितों के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत देता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इजी और डिटेल्ड वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।